Welcome back to Tech with Shivam. This is lecture 15 part 4 of our complete Excel for data analytics series. Today we complete our core DAX journey with all related and time intelligence YTD, MTD, QTD and YOY to build powerful business KPIs and comparative analysis. Let's begin. विजिबल है। Yes, sir. सो हम लोग ने ऑल थोड़ा सा पढ़ा था कि ऑल का यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, एक कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल का बेसिकली मैंने यूज़ क्या बताया था कि ये फ़िल्टर को रिमूव कर देता है। इतना मैंने बताया हुआ था कि फ़िल्टर को वो रिमूव कर देगा, उस पे फ़िल्टर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक बेसिकली पिवट टेबल कोई बनाई हुई थी, दैट इज़ ऑल रीजन्स सेल्स कुछ है, हाँ, टोटल सेल्स फॉर ऑल रीजन्स, ये मैंने ऐसा बनाया हुआ था एक। if I fetch this in records, या टोटल सेल्स फॉर ऑल रीजन्स, यहाँ पे मेरे फिल्टर्स अप्लाई नहीं होंगे। बट इसका यूज क्या है, हम इसको कैसे यूज करेंगे, मैंने ये बनाया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, एक मैनेजर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ ऐसा समझिएगा कि द रीजनल मैनेजर wants to know each region's contribution to total company sales। अब इसके लिए आप क्या फार्मूला लगा सकते हैं, एक ऐसा चीज चाहिए जो हर रीजन के लिए आपको वैल्यूज रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर अब हम लोग कर क्या सकते हैं, व्हाट वी विल डू राइट हियर। अब नाउ वी वांट टू फाइंड अ वैल्यू, हमें टोटल सेल्स हमने निकाला ही हुआ है, टोटल सेल्स वैल्यू हमारे पास है। नाउ वी विल क्रिएट अ मेजर फॉर दिस। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ये बोलता क्या है कि हर एक रीजन का कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स में कितना है, वो मुझे फाइंड करना है। So for that we will go to our power pivot has gone. Let me just label it. Is there? Why it is not open? Yeah, it is also not here. Pressing my dot. Try to. Why is it not open? Why it is not open right here? It's enabled, but don't know why my power pivot is not open. Just fine. Stable to see queries and connections. I'm not able to see. Let me just open it again.
why my power pivot is not coming. Now it is coming. Don't know why it was not working. So now I have to create a KPI for this. जो भी मैं आपको बताया हूँ, I'm just recalling it again. So now what we want from here, हमें ये चाहिए कि जो भी हमारे पर्टिकुलर रीजन है, जितने भी रीजन्स हैं, रीजन वाइज हमें कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए। जैसे कि हम एक पाई चार्ट बनाते हैं तो हर एक रीजन का अलग अलग वैल्यू दिखता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लॉजिक लगाएं तो क्या होना चाहिए, इस जो भी लॉजिक लगेगा मेरा, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ की सेल्स जो भी होंगी, अगर मैं एक रीजन की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ की सेल को डिवाइड कर देंगे जो भी मेरी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स जो भी होंगी मैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा नॉर्थ का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यही होगा। ऐसे ही हर एक के लिए यही फार्मूला लगेगा। बेसिकली मैं यही यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, यही मैं फार्मूला यहाँ पे लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा। सो आई विल जस्ट गो टू पावर पिवट एंड go to measures and new measure. ये अपडेट किया था अपने सिस्टम, शायद इसकी वजह से कुछ इशू आ गया है। या नाउ इट्स वर्क। नाउ आई विल क्रिएट अ न्यू मेजर फ्रॉम। ध्यान दीजिए, अगर इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो एक बार प्लीज बोल दीजिएगा। नाउ आई एम creating a new measure. It will be sales percentage of total। ये मुझे चाहिए, फार्मूले का जो नाम है वो ये होगा। अब मैं लगाऊंगा DIVID डिवाइड। देन मुझे क्या करना है, टोटल सेल्स को डिवाइड करना है। टोटल सेल्स डिवाइड किससे करना है, ऑल रीजन्स की जो सेल होंगी उनसे डिवाइड करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलिएगा, ये करेगा क्या, ये करेगा क्या, इसको मैं भी ब्रेक करके बताऊंगा आपको। ये हो गया। इसमें अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ टोटल से इसमें, तो क्या होगा कि अगर नॉर्थ पे करूंगा तो नॉर्थ का दिखाएगा, साउथ पे करूंगा तो साउथ का दिखाएगा, ईस्ट पे करूंगा तो ईस्ट का दिखाएगा। ऐसा मैंने किया हुआ है। और एक आपको पता है मैंने बनाई थी, जो टेबल बनाई थी, लाइक डेक्स मेजर बनाया था, दैट वाज, उसमें रीजन का मैंने फिल्टर लगवाया था, ऑल रीजन वाला। मैं अभी उसको, उस फॉर्मूले को यूज करूंगा। बाय द वे मैं इस फॉर्मूले का भी यूज कर रहा हूँ। सो आई विल जस्ट यूज कैलकुलेट। कैलकुलेट का मैंने यूज किया। देन टोटल सेल्स जो भी है मेरी, आई एम यूजिंग दिस, कैलकुलेट करना है। देन फिल्टर इसमें एक लगा देना है, ऑल वाला, ऑल वाला फिल्टर लगाना है, और रीजन पे लगाना है। रीजन सेल्स फैक्ट टेबल, और यहाँ पे देखेंगे आप, सॉरी, इट इज नॉट इन सेल्स फैक्ट टेबल, इट इज इन रीजन डायमेंशन। रीजन डायमेंशन, और ये है रीजन, और ये आएगा मेरा, बेसिकली बोले तो ये परसेंटेज में वैल्यू रहेगी मेरी। सो आई विल मेक दिस इन परसेंटेज।
लेटर, ये यहाँ पे आ गया परसेंटेज, आई विल क्लिक ओके। एक ब्रैकेट मेरा भी बाकी है, शायद और बाकी है। एक एक और ब्रैकेट बाकी है, या ये मेरा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको एक नई पिवट टेबल बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे होगा क्या। यहाँ पे मैंने एक पिवट टेबल बना ली है, सारे मेजर्स मेरे यहीं पे स्टोर हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली करूँगा क्या, मैं यहाँ पर पहले तो एक ले लूँगा लाइक जो भी वैल्यूज है मेरी, मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, टोटल सेल्स कहाँ पे है मेरी, ये रही मेरी टोटल सेल्स, इसको मैंने अपना वैल्यूज में डाल लिया ये दिखाने के लिए आपको, और ये सेल्स परसेंटेज टोटल। नाउ इट इज शोइंग 100%, 100% दिखा रहा है। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो रीजन था, रीजन पे मैं यहाँ पे फिल्टर लगा दे रहा हूँ, ये रीजन। नाउ आई विल सिलेक्ट एनी ऑफ द गिवन रीजन, तो जो मुझे टोटल सेल मिलेगी वो उस पार्टिकुलर रीजन की मिलेगी। ये देखो, ये मैं ऐसा करना चाह रहा था, ऐसा दिखाना चाह रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे ही हम फिल्टर लगा रहे हैं वैसे ही हो क्या रहा है वहां पे, वैसे ही जो भी हमारी यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो उसी के हिसाब से हो रही है। और एक वैल्यू यहाँ पे फिक्स पड़ी हुई है, दैट इज जो हमारी वैल्यू फिक्स पड़ी हुई है दैट इज टोटल सेल्स ऑल रीजंस। ये मेरी वैल्यू एक फिक्स पड़ी हुई है वहां पे, मैं बोलना चाहूँ तो एक वैल्यू फिक्स पड़ी हुई है मेरी और बाकी वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो टोटल सेल्स है ये मेरी फिक्स पड़ी हुई है, ये हर रीजन के लिए पहले से एक मैंने फिक्स कर दी। अदरवाइज अगर ये मैं फार्मूला नहीं लगाता, ये सेल परसेंट ऑफ टोटल लिया है मैंने, अगर यहाँ पे मैं ऑल का यूज नहीं करता, मतलब मुझे अगर एक्सक्लूड कर देता उन चीजों को, तो होता क्या यहाँ पे, होता ये कि साथ में ये वाली चीज भी फिल्टर हो जाती, बार बार ये वाली चीज फिल्टर रहती। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं ये भी वैल्यू मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये नहीं चेंज होगी। बट और एक और मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, टोटल सेल्स, जस्ट आई एम शोइंग यू टोटल सेल्स। ये देखिए, ये वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। ये जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स को डिवाइड किया जा रहा है रीजन वाली से, रीजन वाली सेल्स जो है उससे डिवाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं नॉर्थ पे कर रहा हूँ ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये वैल्यू वही रहेगी। अब ये जो वैल्यू है इसको इससे डिवाइड किया जा रहा है तो ये आ रहा है। अगर मैं सेंट्रल पर जाता हूँ तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया जा रहा है तो ये वैल्यू आ रही है। बेसिकली यहाँ पर फिल्टर पे मेरी टोटल वाला जो टोटल सेल्स थी उस पे मैंने ऑल लगा दिया था, तो इससे हुआ क्या था कि मेरी ये वैल्यू अब चेंज नहीं हो रही, ये वैल्यू कॉन्टिन्यूसली रीजन वाइज चेंज हो रही है। नाउ दिस सेल इज फॉर सेंट्रल रीजन एंड इफ आई अप्लाई ऑल तो नाउ इट इज फॉर ऑल रीजन। ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, यही मुझे चाहिए था पहले से ही। अब मैं यह चाहता हूँ ना कि जो मेरी ये वैल्यू हो, इसको इस वैल्यू को जो डिवाइडेंड होगा इट इज इन डिनोमिनेटर, सो मुझे चाहिए ये जो वैल्यू यहाँ पे हो ये डायनेमिकली चेंज होती रहे, जिस रीजन के लिए चाहिए मैं उसी रीजन के लिए पार्टिकुलरली निकाल लूंगा। बस मुझे इतना ही करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो मैंने यूज किया परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए, मैं यहाँ पर इसको यूज किया। यहाँ पे नॉर्थ मैंने अगर किया, इट विल शो नॉर्थर्न सेल्स। एक वैल्यू मेरी फिक्स है, दूसरी चेंज हो रही है। वन वैल्यू इज फिक्स्ड बाय यूजिंग ऑल फंक्शन, ऑल फंक्शन का यूज करके हम इस पे फिल्टर नहीं अप्लाई हुआ क्योंकि रीजन फिल्टर इस पे अप्लाई होगा, बाकी सारे फिल्टर अप्लाई होंगे। इफ आई शो यू समथिंग डिफरेंट लाइक आई विल यूज कैटेगरी जस्ट टू शो यू, इस पे मेरी कैटेगरी अप्लाई हो जाएगी मिडिल वाले पे, क्योंकि कैटेगरी वाला मैंने इसमें कोई भी ऑल वाला कंडीशन नहीं लगाई। कैटेगरी फर्नीचर पे अगर करूंगा, इफ आई क्लिक ओवर फर्नीचर, ये देखो ये चेंज हो गई है। बट रीजन में अगर मैं करता हूं तो रीजन में ये कुछ नहीं चेंज होगा, रीजन में वैल्यू मेरी ये जो होगी ये चेंज नहीं होगी।
फर्नीचर में चेंज हो जाएगी, बट रीजन में मेरी वैल्यू नहीं चेंज होगी, क्योंकि रीजन में मैंने फिल्टर हटा दिया है इस वाली वैल्यू से। इसलिए मेरा यही कहने का मतलब है। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे फिर से एक फार्मूला बना के दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये टोटल सेल्स ऑल रीजन्स का बनाया हुआ है। आई विल जस्ट गो टू पावर पीवर्ड मेजर्स, आई विल मैनेज अ मेजर दैट इज ये। इसको मैं एडिट करूंगा, ये जो कैलकुलेट लिखा हुआ था मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जस्ट सी हियर, टोटल सेल्स को मुझे किससे डिवाइड करना है, जो सेल्स हर एक रीजन की उसी से डिवाइड करना है। तो लिखूंगा सेल्स और टोटल सेल्स, सॉरी इट इज टोटल सेल्स, ये लिखा हुआ है टोटल सेल्स ऑल जेल, क्योंकि ये वाला मैंने पहले ही बना लिया है। अब मैं अगर यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ तो भी ये कोई दिक्कत नहीं देगा, सेम ही रिजल्ट मुझे यहाँ पर भी लाके देगा। इट विल रिजल्ट लाइक रिजल्ट मेरा सेम ही रहेगा यहाँ पर भी। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी मैंने उसके लिए अलग से फार्मूला लगाया था, अब मैं जो वैल्यू मैंने पहले निकाली थी वो यूज किए दे रहा हूँ। ऑल का यूज करके जो भी मैंने वैल्यू निकाली थी वो मैंने यूज कर लिया। इसलिए इतना ही मतलब था इसका। रीजन वाइज फिल्टर करके मुझे टोटल सेल्स वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं इसका एक यूज केस बताऊं, इट इज यूज्ड फॉर रीजनल कंट्रीब्यूशन, देन प्रोडक्ट category contribution, then the next one is customer segment contribution, then the next thing is market share style calculations। ये इतना हम लोग कर सकते हैं इसकी हेल्प से। दीज आर सम बिजनेस यूज केसेस। आपने फार्मूला देख लिया, सब कुछ देख लिया। ये मैं जो शीट है ये आपको फिर से मैं अपडेट कर दूंगा, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस शीट। नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड, प्लीज अगर कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट स्पीक, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड आई एम गोइंग इन अ लिटिल, थोड़ा सा स्पीड में भी चल रहा हूँ ऐसा बोल सकते हैं। नाउ देयर इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन from this, which is why do we use all in a percentage of total calculation। डायरेक्ट यूज इसका नहीं है, सिर्फ हम यहीं पे यूज करते हैं। तो इसका आंसर ये होगा टू रिमूव मुझे फिल्टर हटाने होते तभी मैं इसका यूज करता हूँ। टू रिमूव द रिलीवेंट filter from the denominator। ऐसे में अगर रीजन चेंज करता ना तो डिनोमिनेटर का जो फिल्टर था डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई हो जाता। वही मुझे नहीं चाहिए था, कि जैसे कि टोटल सेल्स हम निकालते थे रीजन वाइज कैटेगरी वाइज, जब हम फिल्टर करते थे, स्लाइसर लगाएंगे आप रीजन वाइज, तो क्या होगा, रीजन को अगर टोटल सेल्स निकाले रीजन वाइज निकाले तो नीचे जो हमारा टोटल सेल्स होगी वो भी तो चेंज होगी ना। बस मुझे वही नहीं चेंज करना, इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ डिनोमिनेटर, so that we can compare the current value against the overall total। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकता है, अगर नहीं है तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट फंक्शन इज, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बोल दीजिए। ऑल्सो टेल मी इफ माई वॉइस इज क्लियर। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है जो भी मैंने बताया है?
सर फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग था। फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो इसके लिए जैसे कि आप कहीं पे भी जाते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आपका टोटल मार्क्स ऐसे दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स जो भी आपके हैं लाइक 600 है टोटल मार्क्स, दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स, एंड यू वांट टू कैलकुलेट इट सब्जेक्ट वाइज आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू गिव इनपुट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ये तो आपका जो नीचे रहेगा लाइक डिनोमिनेटर में 600 रहेगा, ये फिक्स है, बट आपके सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट का अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सब्जेक्ट आपके चेंज होते रहेंगे। वैसे ही जब हम फिल्टर लगाते हैं तो रीजन जो होता है डायनेमिकली चेंज होता रहता है, इसी के लिए उस पार्टिकुलर वैल्यू से मुझे फिल्टर हटाने के लिए, जैसे कि ये टोटल मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट है, अब यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, तो मैं अगर टोटल मार्क्स पे निकाल रहा हूँ, अपने साइंस पे सिलेक्ट किया तो साइंस के सिर्फ मार्क्स दिखा रहे हैं, सारे सिलेक्ट हैं तो हर एक के मार्क्स दिखा रहे हैं, साइंस पे सिलेक्ट किया तो साइंस के दिखा रहे हैं, मैथ पे सिलेक्ट किया तो मैथ के दिखा रहे हैं, हिस्ट्री पे सिलेक्ट किया तो हिस्ट्री के दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, बट मैं चाहता हूं ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे ये वैल्यू फिक्स करनी है, आई हैव टू फिक्स आउट दिस वैल्यू, मुझे ये वैल्यू नहीं चेंज करनी, बाकी जो वैल्यू हो मुझे चेंज करनी है। इसी के लिए हम ऑल का यूज कर देते हैं कि ये वैल्यू मेरी फिक्स हो जाए, एक पार्टिकुलर फिल्टर जो है उससे रिमूव कर देते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म से बोलना चाहूँ, सो ऑल जो होता है मेरा रिमूव्स अ स्पेसिफिक फिल्टर फ्रॉम द पार्टिकुलर मेजर, जो मेजर है उस पे जो हम फिल्टर उस पार्टिकुलर डाटा से हटाना चाहें उसको हटा। फॉर एग्जांपल मैं हटाना चाह रहा हूँ रीजन से वो फिल्टर ना हो, तो आई विल रिमूव रीजन, डिपार्टमेंट से वो फिल्टर ना हो तो आई विल यूज डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट, आई विल यूज ऑल, और ऐसे यहाँ पे लिख दूंगा डिपार्टमेंट। अब वो होगा डिपार्टमेंट को फिल्टर नहीं करेगा, किसके हिसाब से, अगर कैलकुलेशन डिपार्टमेंट वाइड रेवेन्यू है तो डिपार्टमेंट जैसे ही हम फिल्टर करेंगे तो ये वाली वैल्यू फिल्टर नहीं होगी, बाकी सारी जैसे डिपार्टमेंट वाइज कंट्रीब्यूशन आया तो वहां पे ये वैल्यू फिल्टर नहीं होगी, बाकी सारी वैल्यू फिल्टर हो जाएगी। बेसिकली मीनिंग इसका इतना ही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फंक्शन विच इज रिलेटेड, तो फंक्शन का नाम सुन रहे हैं, इट इज रिलेटेड, अगर फंक्शन का नाम रिलेटेड है तो कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी से रिलेटेड होगा। फंक्शन जो भी है मेरा विच इज रिलेटेड, ये है मेरा फंक्शन। अगर मैं इसके बाद इसमें बताऊं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सो आवर प्रॉब्लम इज लाइक आवर सेल्स फैक्ट टेबल्स प्रोडक्ट आईडी, लिखी हुई है प्रोडक्ट आईडी, बट द मैनेजर वांट्स प्रोडक्ट कैटेगरी इन द सेल्स टेबल, उस सेल्स की जो हमारी टेबल है उसमें प्रोडक्ट कैटेगरी भी जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अगर बेसिकली नॉर्मल एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरा एक इस शीट पे डाटा, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई, दिस इज अवर प्रोडक्ट आईडी पीडी, दिस इज अवर प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर एक डाटा है जहां पर उसी से रिलेटेड ऐसे ही लिखा हुआ है पीडी 1 2 3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इसी के सामने प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है। तो व्हाट वी कैन डू राइट देयर, वी कैन यूज लुकअप फंक्शन। बेसिकली अगर हम बोले लुकअप फंक्शन से हम ऐसे ही काम करते हैं, रिलेटेबल डाटा देख सकते हैं, we can just see relatable data, we can just see the relatable data, but यहाँ पे अब यहाँ पे जो डेल्टा है मेरा अलग अलग है और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखना है। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, वी विल यूज रिलेटेड, वी विल यूज रिलेटेड फंक्शन, हम रिलेटेड फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे इस टाइम पे, अभी तक नहीं कर रहे थे, नाउ वी विल यूज रिलेटेड फंक्शन। बेसिकली इस ये आया यूज में हमारे लिए, हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बना रखी है, सब कुछ बना रखा है। इफ आई टेल यू अबाउट द डेफिनेशन वेरी फर्स्ट, सो बेसिकली रिलेटेड, डिफिनेशन से भी आप काफी चीजें समझ जाएंगे। रिलेटेड retrieves a value from a related table and brings it into the current
तो ये उस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, आपका कोई मित्र जो है वो दूसरे कक्षा में पढ़ रहा है, आपको उस कक्षा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप उससे संपर्क करेंगे तो आपको उस क्लास से रिलेटेड सारी डिटेल्स लाके दे देगा। यही काम रिलेटेड का है यहाँ पे, ये भी वही काम करेगा, हमें इंफॉर्मेशन ला के किसी पार्टिकुलर क्लास में दे देगा। मैंने आपसे पूछा कि हाँ देखो बगल वाले ये दूसरे सिटी में, जैसे कि आप हो सकता है दूसरे सिटी से बिलोंग कर ले, मैं बोलूंगा कि हाँ वहाँ पे क्या चल रहा है, तो you will gather, if you are not there like in the main city, you will gather information from someone else, or you can collect the information by self, and then you will tell me now I have that information also। वैसे यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे आप बोलते हैं कि कुछ भी रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, रिश्तेदारों की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यू विल आस्क देम, उनसे पूछ लेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे क्या कहाँ पे चल रहा है, कौन मेरे बारे में कैसी बात कर रहा है, यही होता है, यही काम यहाँ पे रिलेटेड का है। बेसिकली अगर सिंपल टर्म से बोलूं, सो इट विल बी लाइक गो टू द रिलेटेड टेबल, फाइंड द मैचिंग रिकॉर्ड, find the matching record and bring इस कॉलम। ये हुआ इसका मीनिंग। गो टू द रिलेटेड टेबल, उस टेबल में जाओ, जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो फाइंड करो एंड ब्रिंग मी दिस कॉलम, ये कॉलम मुझे ला के दे दो। आपको याद होगा यही काम मेरा लुकअप फंक्शन करते थे, रिलेटेड टेबल में जाते थे, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और हमें ला के दे देते थे। यही काम हम यहाँ पर करना चाहें। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें, व्हाट इज इट सिंटेक्स, तो बेसिकली इसका सिंटेक्स एकदम सिंपल सा है, रिलेटेड देन योर टेबल नेम देन योर कॉलम नेम, ये होता है इसका सिंटेक्स। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी जो भी मेरी थी, और वो क्या चाहिए कि मेरी सेल्स फैक्ट टेबल है, उसमें पता है कि अवर प्रोडक्ट आईडी इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट डायमेंशन टेबल। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो हमारी जो सेल्स की फैक्ट टेबल है, इफ आई वांट टू शो यू जस्ट ट्राइंग टू शो, दिस इज अवर सेल्स फैक्ट टेबल। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट आईडी है, दिख रही है आपको प्रोडक्ट आईडी, यू आर एबल टू सी प्रोडक्ट आईडी, दिस प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है। और इससे रिलेटेड जो डाटा है वो आपको कहाँ पे मिल जाए, वो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट की डायमेंशन टेबल में, प्रोडक्ट आईडी के बिहार पे प्रोडक्ट का डाटा मिल रहा है। बट आई वॉन्ट टू सी कि जो हमारा डाटा है वो करेक्टली हमें मिलता रहे। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, जो मेरी करस्पॉन्डिंग कैटेगरी है उसे हमें अपनी मेन फैक्ट टेबल में लाना है, दिखाना है उसको, तो हम रिलेटेड फंक्शन का यूज कर देंगे। बेसिकली कोई एक डाटा मुझे उठा के अपनी मेन टेबल में लाना है, तो हम रिलेटेड फंक्शन का यूज कर देंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बेसिकली मैं अगर बोलूँ कि जो मेरी सेल्स फैक्ट फैक्ट टेबल है, करस्पॉन्डिंग कैटेगरी उसको चाहिए, तो वहाँ पे वो करस्पॉन्डिंग कैटेगरी ला के दे देगा। और कैसे ला के देगा, आई एम जस्ट शोइंग यू, बेसिकली आई एम मेजर्स, न्यू मेजर, इस मेजर वन, सो आई विल जस्ट राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। बेसिकली ये फार्मूला डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, एक मैं आपको बात बताऊं, आई विल जस्ट राइट द फार्मूला, यू विल चेक, ये मेरा कैलकुलेट के साथ ही वर्क करेगा। रिलेटेड, then it is asking for column name and our column name is in the product category table, product dimension table, and it is the product category। ये मैंने कर लिया, I will click OK। ये मुझे अपना जो जो भी था, लाइक अगर मैं बोलूँ टेबल एनालाइज एंड फील्ड लिस्ट,
ये देखो यहाँ पर एक वार्निंग दिख रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो डाटा है ये क्रिएट करके नहीं देगा, क्योंकि अब ये मुझे एक पूरा का पूरा कॉलम देगा, और दैट कॉलम में बी ऑफ लेंथ 1 मिलियन 10,000 20,000, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो शीट है मेरी सेल्स फैक्ट टेबल की, इसमें प्रोडक्ट आईडी कितनी है, 5 मिलियन प्रोडक्ट आईडी है। इफ आई टॉक अबाउट दिस, इसमें प्रोडक्ट आईडी कितनी है, 5 लाख प्रोडक्ट आईडी है, सॉरी 5 लाख प्रोडक्ट आईडी। अब ये यानी कि टोटल रिकॉर्ड मुझे कितने ला के देगा, 5 लाख रिकॉर्ड देगा एक कॉलम में ला के। तो क्या ये सही है कि ये मेरा एक पिवट टेबल में आ जाए, नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर डाटा बड़ा हुआ तो हम बेसिकली इसको एक टेबल में नहीं ला सकते। इसी के लिए हम यहाँ पे जैसे पिछली बार फिल्टरिंग कर रहे थे, एक टेबल टेम्परेरी बना के वहीं पे हम ये काम भी करेंगे। बेसिकली अब ये कर क्या रहा है, एक रिलेटेड जो डाटा है वो हर एक के लिए ला के देगा यहाँ पे। ये भी हम काम करेंगे किसके साथ, अपने कैलकुलेट फंक्शन के साथ काम करेंगे। सो बेसिकली अगर इसके बारे में दूसरा एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, लाइक कस्टमर सेगमेंट, यू वांट टू चेक फॉर कस्टमर सेगमेंट, you will just go to customer dimension table and check for segment। और अगर आपका लाइक रिलेशनशिप जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है पहले पहले से ही, मैं चाहूँ डाटा पे, डाटा मॉडल, ये रिलेशनशिप यहाँ पे देखो, ये रिलेशनशिप ऑलरेडी बनी हुई पहले से ही, इट इज शोइंग एक्टिव। मैं चाहूँ तो कुछ रिलेशनशिप डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर ये एक्टिव नहीं है तो रिलेटेड फंक्शन आपका काम नहीं करेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर टेबल में रिलेटेड यूज हुआ है तो भी मेरा काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता हूँ, आई विल जस्ट गो टू पावर कीवर्ड। यहाँ पर मैं आपको रिलेटेड का थोड़ा सा यूज करके बताता हूँ। आई विल जस्ट डिलीट दिस मेजर फ्रॉम हियर directly because it is creating a column, so I will just add another column over here। यहाँ पर एक कॉलम ही ऐड किए ले रहा हूँ, तो वो ज़्यादा इफिशियंट रहेगा मेरे लिए। सेल्स फैक्ट टेबल में ही मुझे एक कॉलम चाहिए जहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी भी मुझे दिखे। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेसिकली प्रोडक्ट कैटेगरी, आई विल हिट एंटर। मैंने एंटर कर दिया, क्योंकि ये कॉलम मुझे पता है पूरा पूरा एक डिटेल देगा कॉलम की। तो मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे इस क्वेरी को रन कर दिया। यहाँ पर अभी नाउ यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल आ गया है। आई विल यूज रिलेटेड, I have used related. Now it is asking for column name. It is in our product category column, like product dimension column, product dimension, and I am asking for category. I will hit enter। अब ये उस टेबल से क्या करेगा, प्रोडक्ट कैटेगरी ला के हमें यहाँ पे दे देगा। बट इट इज ऑल्सो अ मेजर, बट ये क्या है, ये जो हमारा काम कर रहा है बेसिकली कर क्यों रहा है, क्योंकि ये मेरा बोले इट इज अ कैलकुलेटेड कॉलम, ऑल्दो इट इज अ मेजर, मेजर ऑल्सो कम्स अंडर लाइक कैलकुलेटेड कॉलम ऑल्सो कम्स अंडर मेजर्स। तो मेजर ही है बट ये एक कॉलम मेजर या फिर बोल सकते हैं कैलकुलेटेड कॉलम है। आप ऐसे करके लुकअप फंक्शन लगाते थे, आपको याद होगा, आप इस टेबल में जाते थे, दूसरी टेबल में जाते थे, वहां पर से आप क्या देते थे, प्रोडक्ट आईडी। अब ये जो हमें रिकॉर्ड्स उठा के दे रहा है, इट इज फेचिंग द रिकॉर्ड्स बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट आईडी, बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग ही हमें जो रिकॉर्ड्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, प्रोडक्ट की कैटेगरी। अब ये मेरी मेन टेबल में किसी ने बताया कि हाँ मैं भूल गया हूँ, मेन टेबल मुझे चाहिए, वो ला के दे दो। सेम फॉर कस्टमर सेगमेंट, आप कस्टमर का सेगमेंट लाना चाह रहे हैं, दैट इज कस्टमर डायमेंशन टेबल। दिस इज सेगमेंट, लाइक कितने सेगमेंट है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम एंड ऑफिस, इतने सेगमेंट है। अब ये भी मुझे चाहिए कि ये यहाँ कस्टमर के सामने आ जाए कि वो कौन से सेगमेंट का कस्टमर है। तो आप बेसिकली कर क्या सकते हैं, सेम यहाँ पे जैसे मैंने इसका लगाया है रिलेटेड का यूज करके, जैसे आप बोलना चाहे कि आप एक्स लुकअप, कोई बोले कि हम एक्स लुकअप एक्सेल में यूज करते हैं, बट अगर मुझे वैसी ही चीज चाहिए अपने लाइक बोले तो पावर बीआई में करनी है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, सो वी विल टेल दैट वी विल यूज द रिलेटेड फंक्शन।
हम रिलेटेड फंक्शन का यूज करके अपना कॉलम क्रिएट कर लेंगे। ये होता है बेसिकली इसका यूज केस। सो बेसिकली अगर बोलूं तो इट क्रिएट्स अ कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर देता है। creates a calculated column in the table referencing to another table। उसके लिए क्या यूज करता है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप यूज करता है। आप तभी किसी दूसरे की जानकारी निकाल सकते हैं किसी थर्ड पर्सन की, अगर बीच में कोई सेकंड पर्सन है उस थर्ड पर्सन को जानता है। मुझे किसी की जानकारी चाहिए जिसे मैं नहीं जानता हूँ बट कोई मेरा फ्रेंड है वो उसे जानता है, तो मैं उसी से पूछूंगा कि उसके बारे में जानकारी दे दो। वही यहाँ पे काम रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो so it creates a calculated column in the table referencing to another table, same as lookup functions। same as lookup functions। अगर इससे बोलूं हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट कैटेगरी हमने पहले निकाल ली। कस्टमर सेगमेंट, रीजन अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे शो करना चाहते हैं, वी कैन फाइंड द रीजन एंड वी कैन ऑल्सो फाइंड द सेल्स पर्सन। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, आप तभी ये बोलेंगे लाइक रिलेटेड, रिलेटेड वर्क्स because the relationship already exists। आप ये काम तभी ट्राई करिएगा जो टेबल्स हमने बनाई थी, रिलेशनशिप बनाई थी, उनको हटा दीजिएगा तब काम करिएगा। आई विल जस्ट शो यू। मैं कुछ रिलेशनशिप यहाँ पे इनएक्टिव किए दे रहा हूँ। बेसिकली दो, एक ही रिलेशनशिप मैं इनएक्टिव करूंगा, दैट इज जो भी मैंने किससे निकाला था, प्रोडक्ट आईडी से निकाला था ना, मैं इसको इनएक्टिव कर देता हूँ। फिर मैं दिखाता हूँ वाला कॉलम, इसको मैं डीएक्टिवेट किए दे रहा हूँ फॉर सम टाइम। मैं इसको डीएक्टिवेट किए दे रहा हूँ, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है। नाउ इफ इफ आई गो टू अवर, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं पावर पिवट पे जाती है, देखो आ गया, पहले ऑटो डिटेक्ट का आया है, मैं डिटेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैटेगरी जो है अब ये हाईलाइट हो चुकी है, क्योंकि ये बता रहा है कि either doesn't exist or doesn't have a relationship to any table। तो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं बनी हो। मुझे अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको उसके बारे में जानकारी हो, तभी मैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता। तो सेम यहाँ पे भी काम है, कोई एक मीडिएटर जिसको बोलते हैं वो चाहिए होगा, तभी हम उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। For example, you are in a different country and there is no AI to use, and you want to communicate with a person, and he is not able to understand your language, and you are not able to understand his language. So what you will do, you will use a translator that will tell what you say. He will translate into the language, लाइक जो भी लैंग्वेज उस पार्टिकुलर कंट्री में बोली जाती है, उस पार्टिकुलर लैंग्वेज में जो सामने पर्सन होगा उसको एक्सप्लेन करेगा, उसकी बात सुनेगा, उसको आपके लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा। मीडिएटर जो भी है वही यहाँ पे रिलेशनशिप रोल प्ले कर रहे हैं। आई इफ आई जस्ट एक्टिवेट दिस रिलेशनशिप, जस्ट सी, मैं इस रिलेशनशिप को एक्टिवेट कर रहा हूँ। आई विल जस्ट गो हियर एंड आई विल एक्टिवेट इट। ये देखो हमारा जो भी था प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने ऐड की थी, ये देखो आ गई फिर से। यही था कि अब मीडिएटर आपका एक्टिव हो गया है, इसी वजह से आपका जो डाटा वर्क है वो सही से काम कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेटेड हमारा कब वर्क करेगा। आपको दिख रहा है कि रिलेटेड वर्क नहीं कर रहा, तो देयर माइट बी अ प्रॉब्लम दैट कि हमारी जो टेबल्स है या तो उसमें रिलेशनशिप सही से एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर रिलेशनशिप बनाना हम भूल गए। एक पूछा जाता है व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिलेटेड फंक्शन टू वर्क। द रिक्वायर्ड कंडीशन इज इट हैज अ रिलेशनशिप विद द टेबल्स। रिलेशनशिप टेबल्स में एग्जिस्ट करनी चाहिए। यस, इट इज यूज्ड फॉर रो लेवल एग्रीगेशन। ये पूछा जाता है रिलेटेड का यूज हम क्यों करते हैं। तो
ये बोलते हैं, इसका यूज करते हैं रो लेवल कैलकुलेशन और एग्रीगेशन फाइंड करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इज रिलेटेड is related mainly used for row level calculations और एग्रीगेशंस। एग्रीगेशन का मीनिंग पता है, एग्रीगेशन वर्ड जहां पे भी है तो एग्रीगेशन मींस यू हैव टू परफॉर्म सम, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, दीज थिंग्स कम्स अंडर एग्रीगेशन। कैलकुलेशंस और एग्रीगेशंस। कैलकुलेशन की बात की जाए तो वहां पर आ सकता है आपका इफ स्टेटमेंट, बाकी सारी चीजें आ सकती है। अगर एग्रीगेशन की बात हो रही तो दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर सम, जो भी कैलकुलेटेड पार्ट होता है, नंबर्स, न्यूमेरिकल पे जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर एग्रीगेशन। सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, ये सारी चीजें हम किस पे, नंबर्स पे फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए हम वहां पे एग्रीगेशन उसको बोलते हैं। एग्रीगेटेड फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं जैसे एक्सेल। सो बेसिकली इट इज, अगर आंसर बोलूं, मेनली यूज्ड in the calculated columns to retrieve related values from the current book. This is most important thing you have to remember. ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हैं, ये याद करने लायक चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। माइट बी आस्क्ड। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर इसमें किसी कोई कंफ्यूजन रिलेटेड के बारे में क्या क्या काम कर सकता है, इससे मैं अगर बोलूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या एक काम किया था रिलेटेड कॉलम का यूज करके, जो दूसरी टेबल, जैसे कि यूज हम करते हैं अपना, क्या बोले, हम यूज करते हैं लुकअप फंक्शन, तो बेसिकली इट कैन फेच द वैल्यूज बिहाफ ऑफ द लुकअप वैल्यू। जैसे हम वहां पे बोल सकते हैं, यहाँ पर भी एक पार्टिकुलर कॉलम है जहां पर वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करती है, उसी से रिलेटेड वैल्यूज ही हमारा, लाइक मैं बोलूँ, एक आपका इनरोलमेंट का लिस्ट है और दूसरा है आपका, बोल सकते हैं कोर्सेज का लिस्ट। इनरोलमेंट के अकॉर्डिंग आप कोर्सेज, आप चाहते हैं कि इनरोलमेंट वाली जो मेरी शीट है उसी में कोर्सेज भी आ जाए, आप वैसे तो लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं, बट नाउ यू विल यूज रिलेटेड फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनरोलमेंट की हेल्प से, क्योंकि जो दूसरी टेबल है वहां पे भी इनरोलमेंट होगा, देयर माइट बी इनरोलमेंट आल्सो। दूसरी टेबल है लाइक इट इज फॉर कोर्सेज लिस्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू टेबल्स राइट हियर। यहाँ पर मेरी दो टेबल्स है, लाइक फर्स्ट टेबल इज इनरोलमेंट एंड सेकेंड टेबल इज अवर, बोल सकते हैं कोर्सेज। देयर आर टू थिंग्स कॉमन, यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर, नंबर यहाँ पे भी होगा, नेम, और जो भी चाहे ईओबी, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हो सकता है, ग्रेजुएशन, जो भी हो सकता है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जेंडर, ऐसी चीजें होंगी। कोर्सेज में आपका क्या हो सकता है, कोर्सेज में सबसे पहले, इफ कोर्स इज रिलेटेड टू द एनरोलमेंट, सो हियर विल बी आल्सो इनरोलमेंट नंबर। इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग किसको कौन सा कोर्स मिला हुआ है, इनरोलमेंट नंबर। देन कोर्स आईडी भी हो सकती है, COURS, कोर्स आईडी हो सकती है, कोर्स नेम होगा, कोर्स नेम होगा, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब मुझे चाहिए कि ये जो टेबल है, इस टेबल में मुझे क्या चाहिए, कोर्स का नाम भी आ जाए उस स्टूडेंट का, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए यू हैव टू यूज रिलेटेड फंक्शन। अगर आपकी टेबल्स कनेक्टेड है, यू कैन यूज रिलेटेड फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है, सो व्हाट यू कैन यूज नॉर्मली, अगर एक्सेल में बोले, यू कैन यूज लुकअप फंक्शन। आप इनरोलमेंट नंबर के बिहाफ पे यहाँ पर से कोर्स नेम जो है वो फेच कर लेंगे लुकअप फंक्शन यूज करके। सेम यहाँ पर आप कॉलम नेम देके यहाँ पर वो कॉलम जो है निकाल लेंगे इस टेबल के अंदर, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है, इनरोलमेंट नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों में कॉमन है। हम इस टेबल को यानी कि इसके भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे देगा। ये बेसिकली ऐसे ही बाकी चीजें यहाँ पे काम कर रही हैं। कोई अब चाहिए कि मुझे कोर्स नेम नहीं चाहिए, कोर्स आईडी चाहिए, यू कैन चेक कोर्स आईडी ऑल्सो, या फिर एडिशनल मटेरियल जो भी चीजें होंगी पॉसिबल, वो यहाँ पे सारी की सारी आ जाएंगी।
मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं। बेसिकली अगर ख्वाहिश हुई सो आपको पता है एनरोलमेंट एनरोलमेंट दोनों में कॉमन है, आप इसको मैच कर देंगे। और अगर आपको पता करना है कि किसी अकॉर्डिंग, क्योंकि नेम हो सकता है रिपीटेड हो, इसीलिए वी विल यूज अ की कॉलम दैट इज रोलेट नंबर, दैट विल बी अ लुकअप वैल्यू इन लुकअप फंक्शन एंड इट विल बी अ रिलेटेड वैल्यू फॉर यूजिंग रिलेटेड कॉलम्स। क्योंकि हम यहाँ पे नेम को एज अ रिलेटेड वैल्यू नहीं यूज कर सकते, डीओबी को नहीं, हम वही वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि ये दोनों टेबल मेरी कनेक्ट किससे होंगी, इसी के बिहाफ पे कनेक्ट होगी। हर एक रो के लिए एक अलग डाटा होगा इसके पास, हर एक इनरोलमेंट नंबर के लिए हर एक का कोर्स रजिस्टर होगा पहले से ही। सो वी विल जस्ट यूज दीज थिंग्स। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज बताइए। अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे हम लोग, आप ऐसे बोलिए जैसे हम लोग लुकअप फंक्शन का यूज करते थे, इट इज सेम, बस यहाँ पर उसका नाम बदल के रिलेटेड कर दिया। क्योंकि आप पावर क्वेरी में काम करेंगे अपने पावर बीआई पे भी, तो वहां पे आपने कभी देखा नहीं होगा कि आपको लुकअप फंक्शन अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई दीज रिलेटेड फंक्शंस, क्योंकि वहां पर डाटा बड़ा हो। इसीलिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो आप लुकअप, क्योंकि लुकअप फंक्शन जो होगा वो मेरा शीट पे काम करता है ना, वर्कशीट पे। यहाँ पर अगर मैं लिखूं इट इज एक्स लुकअप, यहाँ पर वो काम करेगा, बट ये जो मेरा है पावर पिवट, इसके अंदर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इट इज लिमिटेड टू 1 मिलियन रिकॉर्ड्स ओनली। वहां पर ये काम करेगा, और उससे ज्यादा होते तो मुझे यूज करना पड़ेगा रिलेटेड फंक्शन। में किसी कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी? नहीं सर। Now moving to the next part, that is time इंटेलिजेंस फंक्शंस। ये एक्सेल का बोले तो एक्सेल का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सॉरी टैक्स का बोले तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यही है टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस। टाइम के अकॉर्डिंग मेरी सेल्स कैसे हो रही है, कैसे चीजें मेरी सही से चल रही है या नहीं चल रही है, ये मेरा सारी चीज जो बताएगा वो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस ही बताएंगे। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। सो कि अगर मैं बात करूं तो बिजनेस डजंट ओनली आस्क हाउ मच वी सोल्ड, हाउ मच वी हैव अर्नड, दे आस्क लाइक व्हेन वी हैव सोल्ड दिस, व्हाट इज द ग्रोथ रेट फॉर दिस पार्टिकुलर प्रोडक्ट और दिस पार्टिकुलर सेल्स वैल्यू। सो जो कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उनके आंसर हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज सेल्स दिस ईयर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सेल्स दिस मंथ, ये क्या होगी। सेल्स दिस क्वार्टर, ये आपसे पूछा जाएगा। सेल्स अंटिल टुडे, आज तक कितनी सेल हुई है, ये पूछा जाएगा। सेल्स लास्ट ईयर, पिछले साल कितनी सेल हुई है, ये पूछा जाता है। आर सेल्स ग्रोइंग, क्या सेल्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ऐसी जब चीजें आपसे पूछी जाने लगे कहीं पर भी, ग्रोथ रेट, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स, या फिर बोल सकते हैं फाइनेंस, या फिर बोल सकते हैं कस्टमर्स, ऐसी चीजें जब आप पूछ सकते हैं। ग्रोथ रेट मीन्स कि टाइम के अकॉर्डिंग कितना ग्रोथ हो रहा है, इट इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। जैसे हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं ना, बिल्कुल, ये बट वो एक डायरेक्टली वैल्यू शो करती है, अब वो नहीं दिखाती कितना परसेंट पिछले वीक से हमारा इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट पिछले ईयर से इंक्रीज हुआ है, दैट डजंट शो ओवर देयर। बट यहाँ पर हम टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस का यूज करके हम इसका
जो भी चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, देयर शुड बी अ कैलेंडर और अ प्रॉपर डेट टेबल। ये होना जरूरी है फॉर रियल टाइम सॉरी रिलायबल टाइम बेस्ड टैक्स। टाइम के बिहाफ पे जो भी चीजें, यहाँ पर आपको पता है हमारी एक डेट टेबल थी, अगर नहीं होती है तो हम करते क्या है, अगर आपके पास जैसे कि मैं बोलूं, आई विल जस्ट गो टू माइनस, अगर आपके पास ये डेट टेबल, देखिए यहाँ पे डेट डायमेंशन लिखा हुआ है, डेट टेबल आपके पास ऑलरेडी है, क्योंकि आपको पता है जो सेल्स फैक्ट टेबल होगी इसमें डेट है, देखो दिख रहा है, रैंडम डेट्स है सारी की सारी, हो सकता है डेट सारी रिपीटेड हो सकता है सेम डे पर कुछ सेल हो रहा है, 10 लोग सेम डे पर ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर डेट 10 बार वही होगी। बट जो मेरा मेन कैलेंडर होगा ना उसमें तो एक एक डेट एक ही बार आएगी ना। बेसिकली अगर आपके पास ये डेट डायमेंशन टेबल नहीं होती है, सो व्हाट यू विल डू, आप मेन टेबल पर आते हैं, यू विल गो टू डिजाइन टैब, यहाँ पे आएंगे डेट टेबल एंड यू विल क्रिएट अ न्यू डेट टेबल। आप एक नई डेट टेबल बना देंगे यहाँ पर से, तो ये एक कैलेंडर बना देगा, उस जहां से जो फर्स्ट डेट होगी उससे स्टार्ट करेगा, जो लास्ट डेट होगी वहां तक बनाएगा। अब यहाँ पर जैसे मेरी एक डेट डायमेंशन टेबल पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, is here, so now I will go to design tab, sorry it is here, I will mark it as date table, mark as date table, date, so it is date connected already, तो मैंने इसको मार्क कर दिया कि ये मेरी डेट टेबल है। ये आपको करना पड़ेगा अगर पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, जिससे कि फार्मूला मेरा इफिशिएंटली वर्क करे, इसीलिए आपको मार्क करना पड़ेगा जो डेट टेबल पहले, अगर नहीं है आपके पास डेट टेबल तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेट टेबल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो ये एक नई डेट टेबल या फिर बोल सकते हैं कैलेंडर आपके लिए बना के दे देगा। यहाँ पर देखिए ये एक नई डेट टेबल बना रहा है, जितने भी जहां से आपके ऑर्डर स्टार्ट हुए होंगे, जहां पे लास्ट डेट ऑर्डर की होगी वहां तक के लिए बना के दे देगा। it takes some time, so it is very efficient method। ये सारा का सारा पूरा कैलेंडर आपके लिए तैयार कर देगा, स्टार्टिंग से एंड तक, जितने भी आपके ऑर्डर जब से स्टार्ट हुए हैं जब जहां तक गए हैं लास्ट डेट, वहां तक का आपका जो भी डेट है प्रॉपरली बना के तैयार कर देगा। ये देखिए इसने बना के दे दिया है। नाउ इट विल ऑटोमेटिकली रिनेम दिस एज अ कैलेंडर, ये ऑटोमेटिक जो नाम देता है वो कैलेंडर देता है। बेसिकली हमारे पास एक डेट डायमेंशन टेबल है तो हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं, हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि एक डेट डायमेंशन टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये डेट कहाँ से उठाता है, ये यहाँ से डेट उठाता है, ये जो मेरी डेट दी हुई है, क्योंकि देखिए आपको 2021 भी दिखेगा, 2022 भी दिखेगा, हर एक वैल्यू दिखेगी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ डेट्स रिपीटेड भी दिखे, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको डेट्स रिपीटेड दिखे, इज पॉसिबल। तो इतना काम आपका हो चुका है नाउ, क्योंकि मैंने मार्क कर दिया उसको डेट टेबल। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे अपने आगे काम पे बढ़ना, अगर ये नहीं है तो हम इसको बनाएंगे, क्योंकि अगर हमें टाइम एंट्री ऐसी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं तो सबसे पहले आपको कैलेंडर चाहिए, एट द वेरी फर्स्ट यू नीड अ कैलेंडर। उसको हमने मार्क क्यों किया? यस, उसको हमने मार्क क्यों किया? वो मार्क इसलिए किया है जिससे कि अब मेरा, क्योंकि हो सकता है कैलेंडर जो मैंने या फिर डेट पहले से मेरी एग्जिस्ट कर रही है, हो सकता है कुछ उसमें इनएक्यूरेसी हो, तो बेसिकली ये जो इसका एम्बेडेड कैलेंडर होता है उसके साथ सिंक हो जाएगा और उसको प्रॉपरली डेट टेबल की तरह ही ट्रीट करेगा।
ओके। क्योंकि कुछ वैल्यूज होंगी दैट माइट बी इनकंसिस्टेंट, या फिर हो सकता है कुछ एरर हो, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, इसीलिए हम उसको मार्क कर देते हैं डेट टेबल। अगर आपके पास नहीं है, बेसिकली नहीं होती है, मैं ये बोलूँ तो होती नहीं है, तो यू हैव टू क्रिएट अ टेबल, वो कैलेंडर बाय डिफॉल्ट उसका नेम होगा, तो यू हैव टू मेक इट या फिर नेम दिस एज अ डेट टेबल, या फिर आप कैलेंडर ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। बट इट इज रिकमेंडेड यू विल नेम दिस एज अ डेट डायमेंशन। पहली रिक्वायरमेंट मेरी यही होती है, जैसे कि कैलेंडर होना चाहिए प्रॉपरली, क्योंकि आपको पता है इफ देर आर 10 ऑर्डर्स प्लेस्ड इन अ सिंगल डे, सो देयर विल बी 10 ऑर्डर्स एंड देयर विल बी 10 डेट्स, 10 डेट्स भी होंगी मेरे पास, बट वो सेम डे की होंगी, लाइक टुडे इज 12th ऑफ अगस्त, वो सारी डेट्स 12th ऑफ अगस्त की होंगी। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे हर एक डेट नहीं चाहिए, मुझे तो एक ही डेट उसमें से निकालनी है ना, तो बेसिकली स्टार्ट जहां से हो रहा है वहां से लेके जो लास्ट डाटा है वहां तक की सारी डेट की वैल्यू मुझे निकाल के देता है, जो मेरा डेट कैलेंडर होता है। तो सबसे पहले मैंने टोटल सेल्स यहाँ पे निकाला हुआ है। नाउ कम्स टू फर्स्ट फंक्शन हियर, वाई टी डी। वाई टी डी का सिंपल मीनिंग होता है, वाई मीन्स ईयर, टी मीन्स टू, टी मीन्स डेट। इट इज ईयर टू डेट फंक्शन। इसका बेसिकली मीनिंग बोले तो इट इज ईयर टू डेट। सो ये क्या करेगा, ये करेगा क्या, आप इससे पूछिए ये इसका मीनिंग क्या होगा। डायरेक्टली जो इसमें लाइक लिखा हुआ है व्हाट ईयर टू डेट, एक पार्टिकुलर ईयर से उठाएगा और करंट डेट तक लेके आएगा कैलकुलेशन। सो अगर बोलूं सेल्स फ्रॉम, सेल्स या फिर बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द करंट डेट, ये करेगा बिगिनिंग से लेके करंट डेट है वहां तक ये ला के देगा। तो अगर मैं इसका एक पैटर्न बोलूं कैसा हो सकता है, इट विल बी लाइक सेल्स वाई टी डी, मैं लिख देता हूँ जिससे पता चले कि हमने क्या निकाला है। बेसिकली हम ऐसे ही डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म लेके, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे टोटल वाई टी डी। टोटल निकालना ईयर टू डेट तक, क्या क्या निकालना है और किस बिहाफ पे निकालना है, दैट इज अवर, जो मेरी टोटल सेल्स की टेबल थी, टोटल सेल्स। देन फिल्टर इसको किसके अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि मैंने दिखाना ईयर टू डेट। अब लेकिन ईयर टू डेट के लिए मैं कैलेंडर कहाँ से उठाऊंगा, डेट्स कंपेयर कहाँ से करूंगा, डेट्स मेरी कंपेयर होंगी डेट डायमेंशन टेबल से, डेट डायमेंशन टेबल, वहां से मैं डेट अपनी उठा लूंगा। ये बेसिकली मेरा ये जो फॉर्मूला है यूज होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊं, मैं कैलकुलेट करता हूँ मेजर, इट इज अवर सेल्स वाई टी डी, ईयर टू डेट, वाई टी डी मीन्स ईयर टू डेट, एम टी डी मीन्स मंथ टू डेट, ऐसे ही आपका चलता है। जो नाम है वही उसका काम है, जैसा नेम है वैसा ही उसका काम है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी वांट सेल्स फ्रॉम ईयर टू डेट, सो आई विल जस्ट राइट, मैंने फार्मूले का नाम लिख दिया वाई टू डी, देन आई विल राइट टोटल, टोटल वाई टी डी। क्या गया, अगर आप यहाँ पे इवेल्युएट द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन ओवर द इंटरवल विच बिगिंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, जो साल का पहला दिन होगा वहां से स्टार्ट करेगा ऑफ द ईयर एंड एंड्स विद द लास्ट डेट इन विच द स्पेसिफाइड डेट कॉलम, जो भी हमारी लास्ट डेट आ रही है वहां तक ये जाएगा। आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस, नाउ इट इज द एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पर कौन सी चीज पे लगाना है, आई वॉन्ट इट टू अप्लाई ऑन टोटल सेल्स, मुझे टोटल सेल्स चाहिए ईयर टू डेट, उस पार्टिकुलर ईयर से डेट तक की चाहिए। नाउ अब मुझे फिल्टर क्या करना है, इट इज आस्किंग फॉर डेट्स, या फिर बोल सकते हैं ईयर इन डेट, आपको बताना पड़ जाए, या फिर आपको अगर पता नहीं है या फिर टी नहीं हुई है तो आपको बताना पड़ेगा एंड तक कहाँ पे हो रही, इट इज अवर
date dimension and here it is date. ये मैंने कर दिया, it will be in currency and I will click OK. इसने कैलकुलेट करके दे दिया होगा. If I go to sheet 2 and insert a new pivot table over here, let's just check. ये आया sales YTD. It is showing this. Now compare it with the total sales. Where is total sales? ये देखो, टोटल सेल्स मेरी इतनी है और ये पार्टिकुलर जो ईयर चल रहा है उसकी इतनी है. करंट डेट तक की ये हमारी जो भी वैल्यूज हैं ये काउंट करके देगा. नाउ ऐसे ही कुछ फंक्शंस इसमें होते हैं, जैसे कि मैंने YTD पढ़ लिया, अभी होता है MTD. इट इज मंथ टू डेट. अब ये पैटर्न देखिएगा, YTD की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, MTD की वैल्यू उससे छोटी होगी. देन क्वार्टर, सॉरी क्वार्टर की वैल्यू थोड़ा और. सर सर ये करंट ईयर की वैल्यू आई. हाँ, ये करंट ईयर की वैल्यू आती है. तो बेसिकली मूविंग टू द MTD, मंथ टू डेट. तो जैसे कि इसका काम नाम लिखा है वैसे उसका काम है. सो इट इज सेल्स फ्रॉम द beginning of the current month up to the current date. जैसे इसमें यहाँ पे लिखा था टोटल YTD, वैसे इसमें हो जाएगा टोटल MTD. यहाँ पर Y की जगह M हो जाएगा, बस सारा फार्मूला मेरा सेम. So now power pivot and create a measure over here. So I will just write sales MTD, month to date, currency also, and I will write total MTD. Expression is total sales. Then the next part is our date, dimension, and date. We'll select date from here. We will close the bracket and click OK. इसने ये कैलकुलेट करके दे दिया. सेम फॉर दिस, लाइक एक और होता है, मैं अभी आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला, उसके बाद मैं दिखाता हूँ तीनों में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है. देन द नेक्स्ट वन इज QTD. QTD मीन्स क्वार्टर टिल डेट, क्वार्टर टू डेट, सॉरी क्वार्टर टू डेट. अब ये क्वार्टरली आपको देगा. आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस. दो तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस कौन कौन सा होगा. कि अगर कोई पूछे कौन सी वैल्यू किसके बाद आएगी, बोला जाए कि अरेंज कर दो कि अगर टोटल सेल्स मुझे देखनी है तो YTD की ज्यादा होंगी, MTD की ज्यादा होंगी या QTD की ज्यादा होंगी. क्वार्टर टू डेट QTD, तो इसका जो मीनिंग होता है दैट इज क्वार्टर टू डेट. So sales from the beginning of the current quarter up to the current date. ये होता है बेसिकली इसका जो भी डेफिनेशन है वो है. अगर मैं इसकी बात करूं, इसका भी सेम ही यहाँ पे होता है, बस यहाँ पे MTD की जगह हो जाता है QTD. इतना ही डिफरेंस है इन तीनों में. सो मैं इसके लिए भी एक KPI क्रिएट कर रहा हूँ, सॉरी मेजर क्रिएट कर रहा हूँ. दैट इज sales QTD, quarter to date. I will write total QTD and expression is total sales. Then it is date dimension table and we will select the date function over here and I will make it currency and
नाउ आई विल गो टू द शीट। मैं ये तीनों वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। YTD आ चुकी है, इट इज MTD and it is sales QTD, and our total sales will be at last. Now you can compare the date like the values, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी उससे छोटी है, कौन सी उससे छोटी है। सो फर्स्ट वैल्यू YTD, फर्स्ट वैल्यू मेरी सबसे बड़ी है। उसके बाद आती है लाइक सेल्स QTD, सेकेंड नंबर पर आती है सेल्स QTD, ये सेकेंड नंबर पे आती है। थर्ड नंबर पर सेल्स MTD। यू कैन जस्ट चेक आउट अगेन। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं सर, क्लियर है सर। सो बेसिकली इट विल स्टार्ट फ्रॉम जो हमारा करंटली चल रहा है उसी के बिहाफ पर ये स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर हम बोलना चाहें करंट ईयर होता है उसी के बिहाफ। अगर आप टोटल सेल्स देखना चाहें जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ये टोटल प्रॉफिट, इट इज द ग्रांड टोटल। तो बेसिकली ये जो है टोटल जितने भी साल है सबका दिखा रहा है। ये बस जो मेरा प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसका दिखा रहा है। इट इज यूजफुल फॉर सीइंग द ग्रोथ। अब मैं पार्टिकुलर वहां पे आगे जो वैल्यूज आती हैं मेरे फंक्शन में, अगर मैं उनको भी इंक्लूड कर दूंगा तो वो प्रीवियस ईयर के लिए फिर अलग चीजें आते हैं, अलग फार्मूला होते हैं प्रीवियस ईयर के। बेसिकली इसके लिए इतना ही है, YTD QTD MTD, ईयर टू डेट। देन सेकंड वैल्यू जो होगी, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू विल बी क्वार्टर टू डेट, थर्ड वैल्यू विल बी मंथ टू डेट। नाउ मूविंग टू द प्रीवियस ईयर, अब हम चलते हैं पिछले साल पे। अभी हमने क्या किया, इस साल की प्रेजेंट ईयर की बात कर रहे थे। नाउ मूविंग टू द प्रीवियस ईयर, जो हमारा पिछला साल था, प्रीवियस ईयर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अपने पिछले साल के बारे में। प्रेजेंट टाइम की हम बात कर लिए, ये मेरी बात पूरी हो गई। अब हम चलते हैं पिछले साल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने। ये हम यूज क्यों करेंगे? सो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस कंपैरिजन। अगर आपके पास पिछले साल का डाटा है तभी इस साल से कंपेयर कर पाएंगे ना। लाइक देयर इज अ 2025 सेल्स, अगर मैं बेसिकली ऐसे बोल रहा हूँ इट इज 10 CR and 2026 although it is not ended till the time it is, जब तक अभी आपका साल चल रहा है, इट इज अबाउट अप्रोचिंग 9 CR। सो क्या मैं ये जो मेरी सेल्स हैं ये इंक्रीज हो रही है, तो आई विल जस्ट से यस आवर सेल्स आर इंक्रीजिंग, आवर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, आवर रेवेन्यू इज ग्रोइंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 25 की जगह 24 लेता हूँ टू मेक अ फेयर कंपैरिजन, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2025 एंड हियर द वैल्यू इज 1 to 12 CR। सो नाउ यू कैन सी यस आवर सेल्स आर ग्रोइंग। तो क्वेश्चन मेरा आता है यही कि हाँ सेल्स ग्रो हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। इसी के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अपने टैक्स फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि हम अपने पिछले साल की सेल्स निकाल सके। अब देखो जैसे कि मुझे ये 2026 की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2026, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अगस्त। अगर इफ आई वांट टू मेक अ फेयर कंपैरिजन, सो मैं पिछले साल की जो सेल्स कंपेयर करूंगा वो जनवरी टू अगस्त ही करूंगा, तभी तो मेरा फेयर कंपैरिजन बनेगा ना। इफ आई वांट टू गिव अ फेयर कंपैरिजन,
तो मेरी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए थे, जनवरी टू अगस्त। अगर ऐसा होता है द सेल्स फॉर प्रीवियस ईयर आर जैन टू दिसंबर एंड फॉर करंट ईयर कंपेयरिंग इट विद जैन टू यूज, इट इज अ फेयर कंपैरिजन। वैल्यू आपको पता है जनवरी टू दिसंबर आपकी लार्जेस्ट वैल्यू ही आएगी, बड़ी वैल्यू होगी, जनवरी टू अगस्त छोटी वैल्यू होगी। तो क्या ये फेयर कंपैरिजन होगा? नहीं होगा फेयर कंपैरिजन। इसी को अवॉइड करने के लिए हम पीरियड्स का यूज करते हैं, पीरियड्स का यूज करते हैं कि सेम पीरियड पिछले साल पे जो चल रहा हो उसी के बिहाफ पे प्रेजेंट ईयर से कंपेयर करो। लाइक प्रेजेंट ईयर में अभी चल रहा है अगस्त, तो क्या करेगा, रिटर्न किससे करेगा, प्रीवियस ईयर जो अगस्त की सेल है उससे कंपेयर करके देगा। अगस्त तक की जो भी सेल्स होंगी, लाइक फ्रॉम जनवरी टू अगस्त, उस टाइम तक की सेल्स को कैलकुलेट करके देगा। नवंबर चल रहा है तो नवंबर तक की करके देगा, दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर, दैट विल मेक अ फेयर कंपैरिजन। वो एक फेयर कंपैरिजन होगा। अगर ऐसे बोला जाए कि आप कोई एक एमबीए स्टूडेंट है और एक बीबीए स्टूडेंट है, तो बोला जाए कि ये जो बीबीए वाले को एमबीए वाले से कंपेयर करना है, तो इट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। एमबीए फर्स्ट ईयर वाले को एमबीए सेकंड ईयर वाले से कंपेयर करना है, इट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। या तो दोनों को इक्वली आ जाए। फॉर मेकिंग अ फेयर कंपैरिजन वी यूज पीरियड्स। अगर मैं एक टैक्स पैटर्न की बात करूं जो होता क्या है, तो मैं प्रीवियस ईयर के लिए शॉर्ट फॉर्म हमेशा, जहां पे भी देखेंगे बिजनेस में हमेशा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर sales, we will use a date table. So for previous year we will use py। प्रीवियस ईयर के लिए हम हमेशा py यूज करेंगे, py ये हम हमेशा यूज करेंगे। ये आप माइंड में रखिए, कहीं भी py देखते हैं तो यू विल सिंपली अंडरस्टैंड दिस। ये py क्या इंडिकेट कर रहा है आपका, py इंडिकेट कर रहा है प्रीवियस ईयर। सो आई विल राइट सेल्स py, मुझे चाहिए प्रीवियस ईयर की सेल्स, तो आई विल यूज कैलकुलेट, कैलकुलेट का यूज करूंगा मैं, कैलकुलेट एंड देन टोटल सेल्स ही मुझे, क्योंकि पता हुआ है टोटल सेल्स मुझे, उसी को फिल्टर करके उसमें से मुझे क्या निकाल देना है, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल की सेल्स निकाल देनी है कंपेयर विद दिस ईयर। सो यही कैलकुलेट का काम होता है, फिल्टर कर देना वैल्यूज को बिहाफ ऑफ अ गिवन कंडीशन। सो इट इज लाइक टोटल सेल्स मुझे फिल्टर करनी है, टोटल सेल्स वी हैव टू फिल्टर आउट बिहाफ ऑफ आवर डेट। अब मुझे यहाँ पर ये याद, यहाँ पे लिखते हैं सेम पीरियड, सेम पीरियड लास्ट ईयर, उसके बाद जो भी हमारी होती है डेट, डायमेंशन टेबल, और उसके अंदर से मेरी डेट निकल आएगी। अब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं पी वाई, जो यहाँ पे होती है पी वाई, इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एल वाई, सेल्स एल वाई। एल वाई मीन्स लास्ट ईयर, पी वाई मीन्स प्रीवियस ईयर। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। मैं बोलूँ लास्ट ईयर क्या सेल्स थी आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्या सेल्स थी आपको पता है, दोनों का मीनिंग सेम है। कि अगर कहीं एल वाई लिखा हुआ या पी वाई लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, मीनिंग दोनों का सेम है। पी वाई मीन्स प्रीवियस ईयर, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है, पी वाई मीन्स प्रीवियस ईयर, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसकी जगह भी आ सकता है एल वाई, इसका मीनिंग होता है लास्ट ईयर। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपका नाम हिंदी में लिखूं तो भी वही है, इंग्लिश में लिखूं तो भी वही है। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करूं तो द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन शिफ्ट्स द करंट डेट पीरियड बैक बाय 1 ईयर, एक साल पीछे लिए जाता है, एक साल पीछे लिए जाएगा। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला, मेजर, यहाँ पर से आपको वाई ओ वाई ग्रोथ, ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, इससे पता लगनी स्टार्ट होगी। सो आई विल राइट सेल्स
पी वाई फॉर प्रीवियस ईयर, मैंने इस फॉर्मूले का नाम दे दिया, आई विल यूज कैलकुलेट टोटल सेल्स, देन आई विल यूज सेम पीरियड लास्ट ईयर. Now I will use a date, that is date dimension, I will use date. I will total sales calculate करने, it will be also in currency, I will okay. It will return sales for previous year. Let me just show you. I will insert a pivot table. अगर आपका फार्मूला सही होगा तो वैल्यू दिखेगी, अगर गलत हुआ तो वैल्यू नहीं दिखेगी. इट इज शोइंग द वैल्यू, दैट मीन्स माय फार्मूला इज करेक्ट. अगर आपका फार्मूला गलत हुआ तो वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं होगी. वैल्यू चेक करने के लिए मैं पिवट टेबल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू हमारी मेजर में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होती है. ये इतना मेरा आ गया प्रीवियस ईयर का. अब मुझे चाहिए ईयर ईयर ओवर ईयर ग्रोथ. हर एक साल के लिए ग्रोथ चाहिए, हर एक साल के लिए ग्रोथ चाहिए. so I will just ask you for YOY growth. YOY means, it means for year over year growth. सिंपल इसका मीनिंग होता है, अगर इसके बारे में बोलूं, इट मेजर्स हाउ मच द करंट पीरियड चेंज्ड compared to या फिर compared with the same period in the last और previous. पिछले साल से इस साल में कितना अंतर आया है. नॉर्मल में बोलूं फार्मूला, फंक्शन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, फार्मूला की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर होता है. इट इज बेसिकली करंट सेल्स जो भी है, करंट ईयर की जो सेल्स है वो आएंगी, ठीक, दैट इज अवर टोटल सेल्स. देन इट इज प्रीवियस ईयर सेल्स, और ये करंट सेल्स जो है मेरी, ये टोटल सेल्स होंगी. ये मेरा चेंज कैसे होगा, जब यहाँ पर हम अपना फिल्टर अप्लाई करेंगे, ईयर वाला फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो ये दिखाएगा पिछले साल से कंपेयर करके. जैसे मैंने प्रेजेंट ईयर में, जैसे कि 26 चल रहा है, मैंने वहां पे अब ईयर स्लाइसर्स में जाके 25 सिलेक्ट कर लिया, तो दैट मींस अवर प्रेजेंट ईयर इज 2025. तो आप उसको किससे कंपेयर करेगा, 2024 से. मैंने अगर ईयर फिल्टर में जाके मैंने ईयर सेलेक्ट कर लिया 2023, तो आप पिछले साल किससे कंपेयर करेगा, इट विल कंपेयर फ्रॉम 2022. बेसिकली ये ईयर कहाँ से सिलेक्ट होगा, हमारे स्लाइसर से सिलेक्ट, ईयर के फिल्टर से सिलेक्ट होगा. ये इतना होता है. करंट सेल से मैं प्रीवियस सेल माइनस कर दूंगा, उसको डिवाइड कर दूंगा प्रीवियस ईयर सेल से. तो इससे आएगा क्या, इससे बेसिकली जो मेरा YOY ग्रोथ है वो आ जाएगा. ये होता है मेरा फॉर्मूला. इसके बारे में अगर टैक्स की बात करूं, टैक्स हमारा कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी अवर YOY ग्रोथ परसेंटेज. ये मैंने निकाला, इक्वल टू लगाया, इट विल बी DIVID, डिवाइड का हम यूज करेंगे, डिवीजन ही अप्लाई कर रहे हैं. इट विल बी टोटल सेल्स, क्योंकि हमने बनाया हुआ है टोटल सेल्स, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे सेल्स जो पिछले साल हुई थी, और उसको डिवाइड करेंगे. ये दोनों सिंगल वैल्यू ट्रीट हो जाएंगी, उसको डिवाइड करेंगे फिर से सेल्स PY. I will just here comparison over here, make it little bit clear. I can also put a bracket over here so that you will get that this is a single value. ये एक सिंगल वैल्यू है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन एक जगह हो रहा है, जो भी आ रहा है वो रिजल्ट मेरा
सेल्स पीवाई से डिवाइड हो रहा है। यही मुझे फार्मूला अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे कर रहे थे, करंट सेल्स इज अवर टोटल सेल्स, और इसको मैं फॉर्मेट कर दूंगा परसेंटेज में। लेट्स मूव टू दैट। आई विल गो टू मेजर्स, न्यू मेजर, आई विल क्रिएट अ मेजर that is y growth. Growth percentage. Now we have to check for formula. हम क्या लगाएंगे, divide, divide का फंक्शन यूज कर रहे हैं। then we have to check for numerator में आएगा total. I will start a bracket again. It is total sales. ये आ गया, इसको मुझे माइनस करना है किससे, सेल्स पीवाई। देखो लिखा हुआ है सेल्स पीवाई, प्रीवियस ईयर की सेल्स से माइनस कर दिया जो भी रिजल्ट आया। नाउ आई विल यूज अ कॉमा। इसको डिवाइड किससे करना है, सेल्स पी वाई, प्रीवियस ईयर की सेल्स से डिवाइड करना है। देन आई विल यूज दिस एंड फॉर्मेट इट एज परसेंटेज। ओके, आई होप मेरा फॉर्मूला सही हो। मैं एक काम करूंगा, यहाँ पर ईयर है इसका एक मैं फिल्टर लगाऊंगा। पहले तो कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। 8 डायमेंशन से मैं ईयर उठाऊंगा, ईयर का मैं फिल्टर लगा दूंगा इसके ऊपर। उसके बाद जो आई है मेरी टोटल सेल्स, सॉरी ये आया है वाई वाई ग्रोथ, ये दिखा रहा है 16.48%। ईयर इज शोइंग ऑल, टोटल ग्रोथ इज 16 ये इट इज शोइंग नाउ टोटल ग्रोथ, ये टोटल ग्रोथ दिखा रहा है। इफ आई सिलेक्ट द ईयर फ्रॉम ईयर, मैं यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2021 20 का नहीं दिखाएगा, 21 का दिखाएगा। ये देखो 2021 में अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए, दैट वाज 2022, उस ईयर से कंपेयर किया जाए तो वहां पर मेरी सेल्स -1.7%, 1% हुई थी डिक्रीज। ये मेरा ऐसे ही फिल्टर डायनेमिक वैल्यू होती जाएगी। आप जब लाइक डैशबोर्ड बनाएंगे यही वैल्यू डायनेमिकली, नेक्स्ट ईयर मेरा 0.19% हो गया। देन मूविंग टू द नेक्स्ट ईयर इट वाज 0.76%, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा घटा है, कहीं ना कहीं बढ़ा है। इट वाज -0.52%। अगेन अगर 2026 की बात करें इज -1.32%, कहीं पे काफी ज्यादा सेल हुई है। कहाँ पे सबसे ज्यादा सेल, 2022 पे, 2020 पे करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर कोई है ही नहीं हमारे पास। लेट्स चेक फॉर 2024 5, क्योंकि ग्रोथ ये मैंने जो डाटा उठाया हुआ है इट इज वेरी रियलिस्टिक डाटा। तो ग्रोथ आपकी इतनी ही होती है। अगर आप बोले रियल लाइफ में बोले तो ग्रोथ आपकी कुछ ना कुछ ऐसे ही होगी। आपका ऐसा नहीं कि इस साल अगर 10 करोड़, लाइक वैल्यूज आर वेरी बिग। यहाँ पे अगर आप काउंट करना स्टार्ट करें 1 10 1000 100, दीज वैल्यूज आर वेरी लार्ज। ये आप मेन वैल्यू यहाँ पर से काउंट करके देखिए, ये वैल्यू कितनी बड़ी है, कोई बता सकता है इसको काउंट करके क्या होगा नंबर एक्चुअली, बिलियन जो भी हो। ये कितना है मेरा डाटा, इट सीम्स लाइक 74 बिलियन। अगर इसमें कुछ हमारा इंक्रीज होने वाला होगा दैट विल बी लाइक 1 मिलियन होगा ज्यादा से ज्यादा, 1.5 मिलियन होगा, 2 मिलियन होगा, 3 मिलियन होगा। तो वो वैल्यू मेरी एकदम ही निग्लिजिबल होगी। हर ईयर का आपका जो लाइक रीजन वाइज जो है आपका, ये देखिए यहाँ पे ईयर वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं इट इज क्रॉसिंग अ मिलियन। इट इज 10 बिलियन, 10 बिलियन आ रहा है सिर्फ एक साल का।
अगर इसमें थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है तो दैट इज गुड फॉर अस, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है। जैसे कि आपका 10,000 से 15,000 हुआ तो आपको पता चलेगा, 1 करोड़ से आपका 1 करोड़ 10 लाख हुआ तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। आपके पास 100 रुपए हैं और आपके उसमें से लाइक यू हैव करेंसी ऑफ नोट्स, यू हैव लॉस्ट 10 रुपीज, सो यू विल नो कि हाँ मेरा कुछ पैसा खो गया है। उसके बाद आपके उसी की जगह 1,000 हो करेंसी नोट्स हो, तो अगर आपका एक नोट गायब भी हो गया तो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आप सोचिए आपका 1 करोड़ है, उसमें से आपका 1-2 हजार गायब भी हो गया तो फिर भी वो आप बोले जाएंगे ना कि आपके पास 1 करोड़ ही है। ऐसा होता है, वही यहाँ पे भी काम हो रहा है कि जो हमारा ग्रोथ रेट होता है वो माइनर होता है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर से मैं अगर फिल्टर हटा दूं, आई विल शो फॉर ऑल, इट विल शो 16.4248%। ये अब किससे कंपेयर कर रहा है जानते हैं? सेल्स प्रीवियस ईयर। ये करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। और ये जो वाई ओ वाई ग्रोथ आ रही है ना, बिना किसी ईयर के कंपैरिजन के आ रही है, बिना किसी ईयर के कंपैरिजन के ही आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ईयर का फिल्टर ही नहीं लिया है। अब ये कंपेयर कहाँ से कर रहा है? सीधे जो हमारी स्टार्टिंग डेट थी वहां से कंपेयर कर रहा है, और वहां से अब तक जो है जितना भी बढ़ोतरी हुई सारा को एक साथ कैलकुलेट कर रहा है, तो वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी ना। इसी वजह से जब भी हम ये वाई ओ वाई कैलकुलेट करते हैं तो हम जो पहला साल होता है उसको छोड़ देते हैं और नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपको 2020 इसके लिए कंपैरिजन करना है तो इसके पहले भी एक ईयर होना चाहिए। तो 2021 के पहले एक ईयर है, दैट इज आवर 2020, यानी कि जो हमारी 2021 में है कुछ सेल मेरी डिक्रीज हुई है, कुछ मेरी कम हुई है। 2022 की बात करें, देख रहे हो यहाँ पर ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो रही है, 58 है यहाँ पे। अभी देखिएगा यहाँ पे कितना होता है अगर मैं 2021 पे जाता हूँ, ये 76 था। 2023 पे आता हूँ, वैल्यू मेरी चेंज होती जा रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो। ये कंपेयर कर रहा है सिर्फ पिछले साल से। नाउ आई एम जस्ट रिमूविंग द फिल्टर्स। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है अभी। ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, बेसिकली अगर इसके बारे में बात करूं, इट कंपेयर्स द लाइक जो मेरी ग्रोथ होती है। अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इट इज लाइक करंट ईयर सेल्स आर अवर लाइक ये मेरी करंट ईयर सेल है। कैलकुलेट बाय योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर प्रीवियस ईयर। मुझे ग्रोथ पता करनी है कितनी है, ग्रोथ परसेंटेज। प्लीज टेल मी व्हाट इज द ग्रोथ परसेंटेज। दिस इज अवर 10, प्लीज कैलकुलेट इट वंस बाय योर ओन। और मुझे पहले तो पता करना है ग्रोथ कितनी हुई, ग्रोथ कितनी हुई, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है कितना है वो मुझे पता करना है। और इससे तो पता चल जाएगा अगर ग्रोथ निगेटिव है तो मीन्स वी आर इन लॉस, इफ इट इज इन पॉजिटिव देन वी आर इन प्रॉफिट। सो बेसिकली अभी आप मेरे को बताइए कितना परसेंट ग्रोथ हो रही है, जस्ट टेल मी द परसेंटेज, कितना परसेंट मेरा ग्रोथ हुआ है। यूज द फार्मूला एज अबव, लाइक टोटल सेल्स, सेल्स प्रीवियस ईयर, करंट ईयर की सेल्स, ये होती है टोटल सेल्स जो लिखा हुआ है, इट इज करंट ईयर सेल, लाइक करंट सेल्स जो मैं यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है इट इज करंट सेल्स, देन प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स। क्या इतना कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग? Am I audible to you? हाँ जी सर। कितना आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आई एम जस्ट आस्किंग फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक मेरा जो पहला आंसर होना चाहिए दैट इज ग्रोथ अमाउंट, ग्रोथ अमाउंट या फिर प्रॉफिट और
लॉस जो भी है वो कितना है, देन ग्रोथ और प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है वो कितना है, बताएंगे क्या है? 12। कितना है ये बता सकते हैं आप लोग, कैलकुलेट करिए। ग्रोथ एंड अमाउंट 2000 2000 lakh 2 लाख। 2 lakh 2 lakh हाँ ठीक है 2 लाख। देन प्रॉफिट या फिर ग्रोथ परसेंटेज 20%। तो नाउ मैं अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं, इट इज 2 लाख जो भी आया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वही मुझे चाहिए। देन डिवाइड बाई आवर, क्या चाहिए, प्रीवियस ईयर से, दैट इज ये ये हो गया। एंड देन आई विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाई 100, इट इज 20% मेरी आई है सेल्स, लाइक ग्रोथ। यही मुझे चाहिए होता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली ये फार्मूले आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, उतना ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूविंग टू द मेन पार्ट, दैट इज बिजनेस केपीआई मेजर्स। कुछ केपीआईज के सेट में बना रहा हूं जो हर जगह लग सकते हैं। सो फर्स्ट, लाइक आई विल जस्ट टेल यू बिजनेस केपीआई मेजर्स जो हर जगह लगेंगे, जो आपके मेन बिजनेस को डिफाइन करेंगे। सो आई विल जस्ट टेल यू बिजनेस केपीआई मेजर्स। सो फर्स्ट वन इज टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू हो सकता है। फार्मूला इसका क्या होगा, मैं सामने लिखे दे रहा हूं। इट विल बी योर टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू इज इक्वल टू सम, जो भी हमारी फैक्ट टेबल होगी, सेल्स फैक्ट या रेवेन्यू फैक्ट टेबल होगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फैक्ट टेबल जो भी है, वहां पर से आपको निकालना है सेल्स और रेवेन्यू। ये मेरा पहला केपीआई होगा जो हमारे लिए जरूरी होता है। नाउ सेकंड वन इज टोटल प्रॉफिट। आप लोग बताते चलिए और क्या हो सकता है इसके अलावा। देन इसका भी फार्मूला आपको पता है, दैट इज काउंट रोज टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इट विल इंक्लूड डुप्लीकेट ऑर्डर्स आल्सो। काउंट रोज टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, और यहाँ पे हो जाएगी मेरी फैक्ट टेबल जो भी है तो मैं ले लूंगा। देन सॉरी, इट इज टोटल प्रॉफिट। सो यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर टोटल ऑर्डर्स की बात करूँ, टोटल ऑर्डर्स या फिर टोटल ट्रांजेक्शन ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स की बात कर रहा हूँ, और ट्रांजेक्शन्स की बात कर सकते हैं। क्योंकि हम ये जब काम करते हैं तो डाटा हमारा ऑलरेडी डुप्लीकेट्स रिमूव हो चुके होते हैं, तो हम काउंट रोज करते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स में आपको यूनिक ऑर्डर्स चाहिए, यूनिक ट्रांजेक्शन्स हर एक चाहिए। ऑर्डर नंबर आपका चेंज हो जाएगा भले ही आप सेम चीज ऑर्डर कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन अमाउंट आप चाहे एक ही हो, लाइक आप 1000 या 10,000 ट्रांसफर कर रहे हैं, हर बार वही अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, बट ईच एंड एवरी टाइम योर ट्रांजेक्शन आईडी विल बी डिफरेंट, योर टाइम स्टैम्प विल बी डिफरेंट। चाहे आप सेम टाइम पर ही करें,
बट ट्रांजेक्शन आईडी आपकी डिफरेंट मिलेगी। अगर ट्रांजेक्शन आईडी सेम है तो हम वो डुप्लीकेट, जब हम अपना पावर क्वेरी पे डाटा तैयार कर रहे होते हैं ट्रांसफॉर्म पे जाके, वहां पर उस टाइम पे हम लोग डुप्लीकेट जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो काउंट रोज हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर टोटल ऑर्डर्स और टोटल ट्रांजेक्शंस। देन टोटल प्रॉफिट, इसके लिए भी हम सम यूज करते हैं। देन आवर फैक्ट टेबल, देन आवर प्रॉफिट कॉलम, जो भी है वो हम यूज करेंगे। इसके अलावा कोई बताएगा और क्या हो सकता है? देन आवर यूनिक कस्टमर्स, हर जगह होंगे यूनिक कस्टमर्स, यूनिक एम्प्लॉयज। यूनिक कस्टमर्स आप लोग डिस्टिंक्ट। अपनी, we will use distinct for that, distinct count, and then fact table जो भी है, और यहाँ पर से कस्टमर्स है तो कस्टमर, कस्टमर आईडी। देन प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट मार्जिन होगा ही, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो। इट विल बी डिवाइड, यहाँ पे यूज करेंगे डिवाइड। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने एवरेज के लिए एवरेज का फार्मूला नहीं यूज किया है, आपने ये देखा होगा। एवरेज जहां पे भी निकाला एवरेज सेल्स वैल्यू, वहां पे मैंने उसकी जगह डिवाइड फंक्शन का यूज किया। कोई बता सकता है ये मैंने क्यों यूज किया है? प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मुझे निकालना है, तो इट विल बी लाइक टोटल। बिकॉज सर एवरेज निकालने के लिए एट द एंड करना तो डिवाइड ही होता है ना। हाँ तो डिवाइड करना होता है, बट मैं उसका यूज क्यों नहीं किया मुझे ये पूछना है। मैंने जब मैं बता रहा था आपको डिवाइड हम लोग यूज क्यों करते हैं, उस टाइम मैंने बताया हुआ था ये चीज। मैंने एवरेज सेल्स वैल्यू जब निकाली थी उस टाइम पे ये बताया हुआ था कि हम लोग जब एवरेज का यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट कहीं भी किसी भी एक कॉलम में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे हम मैन्युअली डिवाइड करना चाहते हैं, कुछ ऐसा होता है कि कोई वैल्यू इम्प्टी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर फाइंडिंग एवरेज फॉर एन इम्प्टी रो, तो वहां पे डिवाइड करने के लिए क्या होगा, डिवाइड करने के लिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो डिविजिबल बाई जीरो एरर आ जाएगी। इसीलिए हम मैन्युअली यहाँ पे जैसे डिवाइड लिख रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट, और उसके बाद ये जो हमारा सिंबल होता है ना डिवाइड का वो लगा देंगे। करना चाहे वो भी कर सकते हैं ना, बट वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे मेरा डिविजिबल बाई जीरो एरर आ जाता है। ओके सर, समझ गई। टोटल सेल्स और रेवेन्यू, यहाँ पर देखिए डिवाइड फंक्शन मेरा एक्सेल पे काम नहीं करता है, एक्सेल पे काम नहीं करता। अगर आपको कुछ डिवाइड करना है आई विल जस्ट यूज दिस, ऐसे यूज कर सकते हैं। यही काम अगर आप वहां पे करेंगे, जैसे प्रॉफिट मार्जिन निकालना था, डिवाइड का फार्मूला ना लिखते डायरेक्ट वैल्यूज लिख के डिवाइड का सिंबल लगाते, दैट विल ऑल्सो वर्क। बट कुछ इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, ऐसी आ सकती है इनकंसिस्टेंसी, जैसे डिविजन बाई जीरो एरर आता है वैसी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज, इसको इतना करने के बाद आपको फॉर्मेट एज परसेंटेज करना होगा। प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज निकालने के लिए यू हैव टू मेक इट फॉर्मेट एज परसेंटेज, या फिर परसेंटेज काउंट करना है। देन कुछ जो के मेजर्स आपको बनाने पड़ते हैं भले ही आपको प्रेजेंट ना करने हो, लाइक सेल्स पी वाई या एल वाई। इसके लिए मैं यूज करूंगा कैलकुलेट, हियर इट बी टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स, और सेल्स जो भी आपने केपीआई पहले बनाई हुई हो। देन उसके बाद आता है सेम पीरियड लास्ट ईयर। ये बेसिकली नाम ही है फार्मूले का या फिर फंक्शन का। ये डेट से कंपेयर करके उसी उसी ईयर का लाइक रिकॉर्ड निकाल देता है। फॉर एग्जांपल करंटली हमारा अगस्त चल रहा है, तो अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो अगस्त तक का डाटा लेगा। अगर मैंने डायरेक्टली फिल्टर पे जाके ईयर ही चेंज कर दिया तो वहां पे पूरे पूरे ईयर का लेगा डाटा।
सेम पीरियड लास्ट ईयर, देन डायमेंशन डेट या फिर कैलेंडर जो भी आपने निकाला है, डायमेंशन डेट, डेट डायमेंशन, and then you have to select the date. Then YOY growth. ये ग्रोथ हर जगह होती है, आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो। हायरिंग रेट बढ़ रहा है या घट रहा है, हायरिंग तेजी से हो रही है या धीरे हो रही है, इन चीजों के लिए हम लोग इन मेजर्स का यूज करते हैं। फॉर दिस आई विल यूज डिवाइड, देन टोटल रेवेन्यू और सेल्स जो भी है मेरा, देन सेल्स और रेवेन्यू पी बाई सेल्स, या फिर बोल सकते हो रेवेन्यू फॉर प्रीवियस ईयर जो भी आया था उसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, सेल्स रेवेन्यू प्रीवियस ईयर जो मेरा है, उससे डिवाइड करते हैं। अब चाहें तो ये जो दो वैल्यूज है मेरी, टोटल सेल्स माइनस ये सेल्स रेवेन्यू प्रीवियस ईयर, ये दोनों सिंगल वैल्यू ट्रीट होंगी, कॉमा के बाद वाली सेकंड वैल्यू है, इससे डिवाइड करना है। इस ये जो इसका रिजल्ट होगा इस, यही इतनी चीजें होती हैं जो हमें निकालनी होती है। यहाँ पर हो सकता है टोटल ऑर्डर जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हो सकता है टोटल ट्रांजेक्शन्स, ऐसा हो सकता है एक्चुअल अमाउंट और बजट अमाउंट, ऐसा हो सकता है। दैट इज ऑल्सो लाइक यहाँ पे टोटल सेल्स के लिए हो सकता है टोटल बजट, इफ यू आर वर्किंग ऑन एन अकाउंट्स डाटा, बैंक का डाटा, या फिर बोल सकते हैं किसी कंपनी का बजट एलोकेशन देख रहे हैं तो वहां पर ऐसी चीजें हो सकती है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, like I want response from everyone who are a data analyst for an e-commerce कंपनी। ई कॉमर्स कंपनी का मतलब समझते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसी चीज कंपनी है। देन द मैनेजमेंट टीम wants an executive sales report। ऐसा चाहिए उनको। इसमें क्या आप बताएंगे कौन कौन से केपीआईज बन सकते हैं, क्या बता सकते हैं? Which KPI should be based behalf of this statement? इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर क्या क्लेम कर सकते हैं या फिर क्या क्या बना सकते हैं? स्टार्टिंग राइटिंग टोटल द सेल्स, KPIs, ठीक है। Sales, total फर्स्ट वन इज profit, टोटल सेल्स, देन टोटल प्रॉफिट, देन फिट मार्जिन, ठीक है वो आ जाएगा, देन टोटल ऑर्डर्स, इफ इट इज एन ई-कॉमर्स कंपनी इट विल बी टोटल ऑर्डर्स, देन यूनिक total टोटल कस्टमर्स, कस्टमर, यूनिक कस्टमर्स, देन टोटल प्रॉफिट सेलर्स, मार्जिन, हाँ वो भी आएगा एक प्रॉफिट मार्जिन, और सेलर्स भी आएंगे हमारे। सेलर्स कौन कौन है, टोटल सेलर्स कितने हैं, कि हो सकता है कि कहीं पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बाई डिफॉल्ट किसी रीजन की सेल्स मेरी डिक्लाइन होने लगी क्योंकि हमें वहां पे जो रिक्वायरमेंट है वो सेलर फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स देयर इज अ लाइक दिस, बोल सकते हैं
ऐसा बोल सकते हैं वहां पर जो सेलर है उसकी कमी है, ऐसा बोल सकते हैं। वहां पे ऐसा हो रहा है, सेलर की कमी है, तो उस केस में हम वहां पे सेलर दूसरा लगा सकते हैं, तो टोटल सेलर्स, या फिर बोल सकते हैं सेल्स पर्सन, सेल्स पर्सन काउंट, दैट विल बी सेल्स पर्सन काउंट, देन सेल्स YTD, previous year sales, so for sales PY, year sales, then YOY growth, और ये रीजनल सेल्स परसेंटेज, किसी पार्टिकुलर एरिया में डिक्लाइन हो रही है सेल्स, उसका कारण क्या हो सकता है, या ये वाला मैंने बताया था ऑल का यूज करके, ऑल का यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। नाउ KPI इज टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, ऑल्दो सारे के सारे ये जो हम जब डैशबोर्ड, ये हम सारी KPI यूज कर सकते हैं, हम सारी की सारी KPI, बट वी विल नॉट यूज इन अ सिंगल डैशबोर्ड। हम हो सकता है कि डैशबोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, KPI सारी लिखते हैं, जो हमारे टोटल सेल्स है उसके साथ हम YOY ग्रोथ लिख सकते हैं। टोटल प्रॉफिट है, टोटल ऑर्डर्स है, यूनिक कस्टमर्स है, प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन हम ये जो लाइक टोटल प्रॉफिट है उसी के साथ ऐड कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट के साथ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपना पिछले डैशबोर्ड बनाए थे ना, उसके नीचे कुछ वैल्यू लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, अपना जो मार्जिन निकालना है, लाइक इफ आई राइट, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूँ, टोटल सेल्स, यहाँ पे ऊपर दिखेगा एक नंबर, और उसके नीचे दिखेगा सेम KPI कार्ड के अंदर YOY ग्रोथ, सेम कार्ड के अंदर दिखेगा। ऐसे हम ये काम करेंगे, टोटल प्रॉफिट और उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ये दिखा देंगे, और ऐसी चीजें कुछ KPI हम आपस में मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स हमारी ऊपर दिखेंगी पर ईयर सेल्स, नीचे दिखेंगी ईयर ओवर ईयर ग्रोथ, उसी कितनी हो रही है, दैट विल बी मोर एक्यूरेट, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहेगी उस टाइम के लिए। ये सारी वैसे जो चीजें हैं ये हमने बनाई हुई है, रीजनल सेल्स परसेंटेज, इसके लिए हमने बनाया था ऑल का यूज करके। So basically now I am just writing the questions for you, one by one please try to answer them। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे, ऑलवेज ये नहीं होता कि आपसे हमेशा फार्मूला लिखने को बोला जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा इजी था इसीलिए मुझे नहीं आया, एडवांस क्वेश्चन में पढ़ के गया था, ऐसा भी हो जाता है कई बार। बेसिक भी आपको याद रखना है। सो व्हाट इज टैक्स, होता क्या है, पहला क्वेश्चन, मेजर्स वर्सेस कैलकुलेटेड कॉलम, टैक्स के अंदर हमारे कैलकुलेटेड कॉलम आते हैं, जो हमारा टैक्स होता है उसी के अंदर कैलकुलेटेड कॉलम्स आते हैं। Then, what does calculate कैलकुलेट करता क्या है, व्हाट डज फिल्टर रिटर्न, फिल्टर मेरा क्या रिटर्न करके देगा, एक वैल्यू देगा या फिर मल्टीपल वैल्यू देगा। व्हाट डज, व्हाट डज ऑल डू, ऑल मेरा क्या करके देगा, व्हाट डज रिलेटेड। कई बार ऐसा होता है इंटरव्यूज में, अगर आपने डिफिनेशन ही बता दी तो उनको डिफिनेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दी, तो सामने वाले को ये लगता है कि इसे पूरे कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, ये फार्मूला तो अब लिख ही देगा।
कई बार ऐसा होता है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग जब मैथ का एग्जाम देते होंगे स्कूल से या कॉलेज में, ये बोला जाता था अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है जस्ट राइट द फार्मूला यू विल गेट सम मार्क्स। That is true because if you know the formula there, it might be possible you don't have time to attempt that question. What is YTD? Year to date क्या है, मंथ टू डेट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। LTD क्या होती है, देन QTD क्या होती है, व्हाट इज YOY, ईयर ओवर ईयर क्या होता है। ऐसे वर्ड्स यूज करिएगा, करंट पीरियड, करंट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर नहीं कहिएगा कभी भी, करंट पीरियड विथ प्रीवियस ईयर, ऐसा बोलना आपको जरूरी है। ऐसे नहीं बोल सकते करंट ईयर विथ प्रीवियस ईयर, यू हैव टू टेल करंट पीरियड विथ प्रीवियस ईयर, दैट विल बी एक्टेड। देन व्हाई डू वी नीड डेट टेबल, व्हाई वी यूज डिवाइड, ये मैंने डिवाइड जब मैं बता रहा था उस टाइम भी बताया था, अभी भी इसका मीनिंग मैंने बताया था क्यों यूज करते हैं। मैं इसका यूज क्यों करता हूँ, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। बेसिकली अगर हम बोले इसका हम यूज क्यों करेंगे, तो वी अवॉइड जीरो एरर्स, जो हमारी जीरो एरर आती है डिविजिबल बाय जीरो एरर, अवॉइड दैट पर्टिकुलर एरर वी यूज वी यूज डिवाइड फंक्शन, इसीलिए हम उसका यूज करते हैं डिविजिबल बाय जीरो एरर्स। अगर मैं टैक्स का फ्लो बताऊं, इफ आई टेल यू अबाउट द फ्लो, if I tell you about the flow, so basically it is like tax, फ्लो के बारे में बात करूंगा। हम बता रहे हैं सीधे सीधे अब डैशबोर्ड हमारा कैसे बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली our data model, then first one is data model, then relationships जो भी होती हैं, then जो भी होगा मेरा filter context, then our tax calculations, then time intelligence, then KPIs, then pivot tables, then next आएगा डैशबोर्ड, देन आएगी मेरी बिजनेस, जो डाटा मॉडल होता है इसमें हमेशा और हमेशा हम जो चीजें यूज करते हैं वो क्लीन डाटा हम यूज करते हैं, ऑलवेज यूज क्लीन डाटा, हमेशा और हमेशा क्लीन डाटा ही यूज करेंगे। मेरा कुछ टिपिकल वर्क फ्लो था वो मैंने बना दिया है। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, just sharing this file again,
5 एक चीज आपको और बताना है, लाइक वी विल कवर द VBAs, लाइक macros एंड VBA फॉर डाटा एनालिसिस। ये अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, सो मेरा इस फाइल का साइज इट इज लाइक 55 MB। एक्सेल एक चीज प्रोवाइड करता है, इफ यू सेव द फाइल एज, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसका फाइल बेसिकली अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, जस्ट शो यू, इस 54.5 है, ये दिख रहा है आपको। If I try to make this file, convert it into, I will just click on save as, sorry, change file type XLSB। ये होती है एक्सेल की ऑप्टिमाइजेशन। इससे कि क्या होगा, आपका स्पेस भी कम लेगा और फाइल साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। मैंने इसको एक XLSB में सेव कर दिया है। Just show you here, it is in XLSB. Let me just check the properties. Although the size is not reduced, साइज मेरा रिड्यूस नहीं हुआ, बट ये फाइल मेरी किस लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये फाइल मेरी इंपॉर्टेंट होगी फास्टर लोडिंग के लिए। लोडिंग इस फाइल में अब ज्यादा तेज होगी, फास्टर जो भी हम बोल सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए XLSB फाइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं अगर इसको बोलना चाहूँ, ऑप्टिमाइजेशन में इंपॉर्टेंट होती है मेरी XLSB फाइल। सो माई डाटा इज लाइक अपलोडेड टू द ड्राइव, ये अपलोड हो चुका है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। Thanks for watching. I hope you enjoyed and learned something new. Like, share, and subscribe to Tech with Shivans and comment what you liked most. We will meet in the next lecture. Keep learning.